दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई केरला क्राइम फाइल सीजन 2। उम्मीद है आप सभी ने इसका सीजन 1 देखा ही होगा, जिसको मैंने करीब 1 साल पहले अपने चैनल पर अपलोड किया था। अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। सीजन 1 की कहानी सीजन 2 से बिल्कुल ही अलग है। एक नया केस, एक नई शुरुआत। ये कहानी है सीपीओ अंबिली राजू की, जिनके लापता हो जाने के बाद पूरी पुलिस टीम उनकी खोज में लग जाती है। अब केरल के सीनियर ऑफिसर सीआई कुरियन कैसे अपने जूनियर नोबल के साथ मिलकर अंबिली का ये केस इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको देखकर बहुत मजा आएगा। ये कहानी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बनाने वाले ने क्या कमाल की मिस्ट्री बनाई है, आप देखकर चौंक जाएंगे। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम डॉग स्क्वाड के 2 लोगों को देखते हैं, जो अपने खास पुलिस डॉग टेरी की तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह के डॉग्स होते हैं जो पुलिस के साथ काम करते हैं, उनको K9 कहकर बुलाया जाता है। अब टेरी इन दिनों कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। वो ना तो ठीक तरह से खाना खाता है और ना ही किसी की बात मानता है। फिर टेरी का चेकअप करवाने के बाद वो लोग उसे एक म्यूजियम चोरी के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। उस म्यूजियम से लगभग 2 करोड़ का सामान चोरी हुआ था और इसीलिए डॉग स्क्वाड के आते ही ऑफिसर्स तुरंत उन्हें टेरी को अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन टेरी तो वहां पर भी अजीब बर्ताव करता है। पहले तो वो गाड़ी से ही नहीं उतरता और फिर जब एक ऑफिसर जबरदस्ती उसको अंदर लेकर जाता है तो वो सामने खड़े रिपोर्टर पर ही भौंकने लगता है। फिर ये सब देखकर डॉग स्क्वाड वाले लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर टेरी इसी तरह बर्ताव करता रहा तो पुलिस वाले दोबारा उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाएंगे। तभी स्क्वाड का एक ऑफिसर टेरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टेरी उसका हाथ काट लेता है और फिर वो म्यूजियम की चीजें गिराकर एक नुकीली पिन खाने बैठ जाता है। अब ऐसा क्यों था ये हमें आगे पता चलेगा। अब इस घटना को 1 महीना बीत जाता है और जगह है तिरुवनंतपुरम। तभी हम देखते हैं कि अंबिली राजू नाम का एक ऑफिसर अशोक नाम के एक क्रिमिनल को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी अचानक से अशोक बस में बैठे लोगों को भला बुरा कहने लगता है, जिसके बाद वो सभी लोग उसे मारने लगते हैं और अंबिली भी उन सबको उसे मारने से नहीं रोकता, क्योंकि अंबिली को लग रहा था कि जैसा इसका स्वभाव है इसकी पिटाई तो बनती है। लेकिन जब अंबिली और अशोक बस से उतरते हैं तो अशोक उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। अशोक कहता है कि मैं पहले भी कई बार भीड़ में मार खा चुका हूँ, लेकिन इस बार पिटाई कुछ अलग तरीके की थी। 3 लोग कुछ समय के लिए इस सुपर फास्ट बस में चढ़े और अशोक को पीटने के बाद बस से उतर गए। इसका मतलब ये था कि जरूर वो लोग अशोक को ही मारने के लिए बस में चढ़े थे। फिर अंबिली अशोक की बातें सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि अशोक का दिमाग अपने वकील से भी ज्यादा तेज चलता है। फिर जब वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो अशोक का बहनोई उसे छुड़ाने के लिए अंबिली को रिश्वत देने की कोशिश करता है। लेकिन अंबिली तो पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही चीज के लिए फेमस था और वो है ईमानदारी। लेकिन शायद इस बार उसकी नीयत फिसल गई। फिर वकील से बात करने के बाद अंबिली अपनी बेटी विजिला को फोन करता है और कहता है कि हम आज ही तुम्हारे लिए एक नया फोन लेने चलेंगे। फिर वो अपनी बेटी को ये भी कहता है कि तुम अभी अपना सारा काम छोड़कर चंद्रिका आंटी के घर चली जाओ और उनसे बातों बातों में पूछ लेना कि अयप्पन वहाँ पर आया था या नहीं। लेकिन विजिला तो चंद्रिका के घर जाने के लिए थोड़ा हिचकिचा रही थी। फिर जब अंबिली उसको जोर देकर कहता है तो वो मान जाती है। दरअसल चंद्रिका अंबिली की पहली प्रेमिका थी, जिसने अंबिली से रिश्ता टूट जाने के बाद अयप्पन से शादी कर ली। अब अंबिली अयप्पन को क्यों ढूंढ रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम एसआई नोबल को देखते हैं, जो कोची के एक जनरल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए आया था। तभी वहां लगे टीवी में नोबल देखता है कि पुलिस की गुंडागर्दी के चलते हर जगह उनकी बदनामी हो रही है। अब बदनामी के चलते कई ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जा रहा है और जिनको सस्पेंड नहीं किया गया उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। नोबल भी अब डीसीआरबी फोर्स छोड़कर पुलिस की नौकरी करने जा रहा था, लेकिन इन सभी खबरों को देखने के बावजूद उसका मन बिल्कुल भी नहीं बदलता, क्योंकि वो हमेशा से ही एक पुलिस ऑफिसर बनकर काम करना चाहता है और हालात चाहे जैसे भी हों वो अपने इस सपने को पूरा करके रहेगा। फिर डॉक्टर नोबल को सलाह देती है कि अपने पालतू डॉग को खुद से थोड़ा दूर रखना, क्योंकि कभी कभी उनके जर्म्स एक एलर्जी का कारण बन जाते हैं। फिर नोबल घर आते ही इस सलाह को फॉलो करना शुरू कर देता है। नोबल के पास भी एक पालतू डॉग था जिसका नाम रोबी था, लेकिन नोबल अपनी वाइफ को साफ साफ कह देता है कि आज से रोबी बिस्तर पर या इधर उधर नहीं सोना चाहिए। नोबल को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ज्वाइनिंग की शुरुआत में ही उसका ट्रांसफर हो जाएगा। दरअसल पुलिस की गुंडागर्दी के चलते 28 पुलिस वालों का ट्रांसफर आज ही होना था।
और 2 ऑफिसर्स का ट्रांसफर कल होना था, जिनमें ऑफिसर अंबिली राजू का नाम भी शामिल था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अंबिली राजू का ट्रांसफर कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका नाम ना तो किसी क्राइम रिकॉर्ड में है और ना ही किसी दंगे फसाद में। खैर, इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। फिर कुछ समय बाद जब अंबिली के ट्रांसफर वाली बात कंफर्म हो जाती है तो वो अपनी बेटी को फोन करके कहता है कि अयप्पन के घर मत जाओ और फोन लेने के लिए भी तुम अपनी माँ के साथ चली जाना, क्योंकि हो सकता है कि मुझे आने में देर हो जाए। अगले सीन में हम पुलिस डिपार्टमेंट के उन ऑफिसर्स को देखते हैं जिनका नाम ट्रांसफर लिस्ट में शामिल था। फिर सीनियर रघुवंशी सभी से पूछते हैं कि कन्नरविला स्टेशन से कौन कौन है। ये बात सुनते ही एसआई नोबल और सीआई कुरियन खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज का पहला सीजन देखा है तो आप सीआई कुरियन को अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उस सीजन में भी कुरियन और ऑफिसर मनोज ने बहुत अच्छा रोल निभाया था। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद कुरियन और नोबल एक दूसरे से बातें करते हैं। कुरियन कहता है कि परेशानियां झेलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में हम जा रहे हैं पता नहीं वहां का माहौल अच्छा होगा या फिर खराब। फिर नोबल पूछता है कि हम सबके ट्रांसफर ऑर्डर कल ही आए थे, लेकिन सिर्फ 2 ऑफिसर्स के ऑर्डर आज क्यों आए हैं। लेकिन कुरियन कहता है कि उन दोनों का ट्रांसफर भी पहले ही आ चुका था, लेकिन उसे पब्लिक इसलिए नहीं किया गया ताकि ऐसा ना लगे कि सारे ऑफिसर्स का ट्रांसफर एक ही दिन में कर दिया गया है। फिर नोबल समझ जाता है कि उन 2 ऑफिसर्स का ट्रांसफर आज क्यों नहीं किया गया। तभी रात के वक्त जब विजिला और उसकी माँ सोमा फोन लेने के लिए आते हैं तो एक बढ़िया फोन पसंद करने के बाद विजिला अंबिली को फोन करती है, लेकिन अंबिली तो उसका फोन रिसीव ही नहीं करता। फिर अगली सुबह विजिला पुलिस स्टेशन में फोन करके बताती है कि मैंने कल अपने पापा को बहुत बार फोन किया, लेकिन उन्होंने तो एक भी बार फोन नहीं उठाया और ऊपर से वो अभी तक घर भी नहीं आए हैं। क्या वो पुलिस स्टेशन में है? फिर ऑफिसर प्रवीण तुरंत ये बात कुरियन तक पहुंचा देता है, जिसके बाद कुरियन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर अंबिली गायब कहाँ हो गया। कुछ देर बाद कुरियन से मिलने के लिए सुनील नाम का एक ऑफिसर आता है। फिर कुरियन सुनील को बताता है कि कल से अंबिली के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। फिर सुनील खुद भी अंबिली के पास फोन ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस वक्त अंबिली का फोन एक नाले में पड़ा हुआ था और अंबिली खुद कहां पर गायब था किसी को भी नहीं पता था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कुरियन और नोबल अंबिली राजू को कैसे और कहां ढूंढेंगे। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है एक डॉग शेल्टर होम से, जहां रिटायर हो चुके पुलिस डॉग का इलाज किया जाता है। अयप्पन भी इसी जगह पर मौजूद था, जो यहाँ पर रहकर कुत्तों की देखरेख करता है। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के सभी लोग अंबिली राजू को लेकर थोड़ा परेशान थे। फिर सुनील कुरियन के पास आकर उसे बताता है कि अंबिली सर का गायब हो जाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी किसी से लड़ाई थी और ना ही वो ऐसे इंसान थे जिनका किसी बड़े गुंडे या फिर माफिया के साथ कोई कनेक्शन हो। अंबिली का झुकाव कभी भी पैसों की तरफ नहीं रहा। और रही बात ट्रांसफर की, तो उनका ट्रांसफर सिर्फ इसी वजह से किया गया है क्योंकि बाकी के ऑफिसर्स भी यहाँ से हटाए जा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद ऑफिसर प्रवीण वकील के पास फोन करता है और पूछता है कि अशोक के पास से जाने के बाद अंबिली कहाँ गया था। वकील कहता है कि वो उस वक्त मेरे ही साथ थे और फिर उन्होंने थुमकुनुस से एक बस पकड़ी और वहां से चले गए। अब थुमकुनुस का नाम सुनकर प्रवीण हैरान रह जाता है, क्योंकि अंबिली का घर तो आदविला में पड़ता था। लेकिन तभी वकील प्रवीण को बताता है कि वो हर रोज एक लॉटरी की टिकट खरीदने के बाद ही घर जाया करते थे और हो सकता है कि वो कल भी टिकट खरीदने के लिए ही गए हों। फिर सुनील और प्रवीण फौरन उस टिकट वाले का पता लगाकर उससे पूछताछ करने के लिए जाते हैं। टिकट वाला आदमी बताता है कि अंबिली यहाँ पर आए थे, लेकिन उस दिन उन्होंने टिकट नहीं खरीदी। उस समय वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे और फिर बात करते करते ही यहाँ से चले गए। फिर वो आदमी सुनील को कहता है कि आप बिच्छू से बात करके देखिए, क्योंकि अगर अंबिली ब्रिज के पास से गुजरे होंगे तो बिच्छू ने उन्हें जरूर देखा होगा। फिर सुनील और प्रवीण तुरंत बिच्छू नाम के आदमी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बिच्छू को भी अंबिली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर बिच्छू उनको कहता है कि आप एक बार बाईपास रोड पर जाकर पता कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी एक लॉटरी वाला है और हो सकता है कि उस लॉटरी वाले ने अंबिली सर को देखा हो। फिर बिच्छू की बात सुनते ही सुनील बाईपास रोड की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। अब अच्छी बात ये थी कि उस लॉटरी वाले ने उस दिन अंबिली को देखा था। वो सुनील को बताता है कि अंबिली दोपहर के वक्त किसी से फोन पर बात कर रहे थे और फिर एक रिक्शा में बैठकर यहाँ से चले गए। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि उस वक्त कोई नीले रंग की गाड़ी उनकी रिक्शा का पीछा कर रही थी। फिर सुनील लॉटरी वाले से पूछता है कि क्या तुम्हें उस गाड़ी के बारे में कुछ पता है। फिर वो आदमी बताता है कि वो गाड़ी वेरिएंट डेलाइट प्लस मॉडल की एक ब्लू कार थी। फिर सुनील कुरियन को फोन करके ये सारी जानकारी दे देता है, जिसके बाद वो दोनों ऑटो स्टैंड पर जाकर उस ऑटो वाले से पूछताछ करने लगते हैं।
फिर वो ऑटो वाला बताता है कि अम्बिली कुछ दूर तक तो मेरे साथ गए थे, लेकिन फिर वो मेरी ऑटो से उतरकर उस नीली गाड़ी वाले से बात करने लगे और फिर वो उसी के साथ बैठकर वहाँ से चले गए। फिर सुनील पूछता है कि क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर देखा था? ऑटो वाला जवाब देता है नहीं, क्योंकि मैं उस कार से काफी दूर खड़ा था और अम्बिली सर को उस कार में बैठते हुए मैंने अपने साइड मिरर में से देखा था। फिर वो ऑटो वाला कहता है कि मुझे उस कार का नंबर तो नहीं दिखा, लेकिन उस कार पर किसी कंपनी का स्टिकर चिपका हुआ था, जो कि एक ऐसी कंपनी का था जो लोगों को गाड़ी किराए पर देती है। फिर सुनील और प्रवीण ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नोबल और बाकी के ऑफिसर्स अम्बिली का फोन ट्रेस करते हुए उस नाले तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका फोन गिरा हुआ था। लेकिन जब वो अम्बिली के फोन को ऐसी हालत में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नाला रोड से काफी दूरी पर था। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि अम्बिली की जेब से फोन गिर गया और नाले में चला गया। फिर नोबल कुरियन को फोन करके बताता है कि जरूर अम्बिली या किसी और ने उसका फोन जानबूझकर नाले में फेंका है और फोन के पीछे किसी का खून भी लगा हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि अम्बिली किसी बड़ी मुसीबत में हो। फिर नोबल ऑफिसर शेजू को उस फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट निकलवाने के लिए भेज देता है और खुद वापस पुलिस स्टेशन में आ जाता है। फिर जब सीनियर इंस्पेक्टर रघुवंशी वहां पर आते हैं तो वो नोबल को बहुत डांटते हैं, क्योंकि उसको भी फोरेंसिक रिपोर्ट निकलवाने के लिए शेजू के साथ ही जाना चाहिए था। तभी जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो खून अम्बिली का ही है। इसलिए रघुवंशी नोबल और कुरियन को ऑर्डर देते हैं कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी इन दिनों पुलिस को लेकर काफी सारी अफवाहें फैल रही हैं। फिर नोबल अम्बिली की फैमिली से पूछताछ करने के लिए उनके घर पर पहुंच जाता है। अम्बिली की वाइफ और बेटी नोबल को अयप्पन के बारे में बताती है, जो कि अम्बिली की प्रेमिका का हस्बैंड था। फिर पुलिस वालों का पहला शक अयप्पन पर ही जाता है। तभी शाम के वक्त नोबल कुरियन के घर पर आकर उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। कुरियन कहता है कि जैसे ही तुमने मुझे अयप्पन की खबर दी, मैंने उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था और काफी सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि अयप्पन एक पुराना मुजरिम है। कई साल पहले उसके नाम सैकड़ों केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसके बर्ताव में काफी सुधार आया। फिर जिस पुलिस स्टेशन में वो बंद था, वहाँ के एसपी ने उसके अच्छे बर्ताव के कारण खुद उसकी रिहाई की सिफारिश की, जिसके बाद अयप्पन को पूरी तरह से तो रिहा नहीं किया गया, लेकिन उसको ड्राइवर की नौकरी दे दी गई और फिलहाल वो डॉग शेल्टर होम में रहकर रिटायर्ड कुत्तों की देखरेख करता है। फिर नोबल कुरियन को कहता है कि मैंने उस शेल्टर होम में भी फोन करके पता किया था, लेकिन वहाँ के ऑफिसर ने मुझे बताया कि वो पिछले हफ्ते ही गांव चला गया है। फिर नोबल कुरियन को ये भी बताता है कि अम्बिली के फोन रिकॉर्ड्स में से एक चौंका देने वाली बात पता चली है कि पिछले 10 दिनों से अम्बिली को कर्नाटक के किसी नंबर से बार बार फोन आ रहे थे और कल शाम को लगभग 6 बजे के करीब अयप्पन ने उसे एक मैसेज भी किया था, जिसमें लिखा था ब्लू रायन बाईपास जंक्शन। अब इस मैसेज से एक बात तो साफ हो गई थी कि अम्बिली जो कुछ भी कर रहा था उसमें अयप्पन का ही हाथ है। फिर नोबल की बात सुनने के बाद कुरियन उसे आदेश देता है कि फौरन एक टीम बनाकर अयप्पन और उसकी गाड़ी का पता लगाओ और जैसे ही कोई खबर मिले तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर नोबल वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम डॉग शेल्टर होम के इंचार्ज राकेश को देखते हैं, जो अपने जूनियर नीतिज से बात कर रहा था। वो नीतिज को कहता है कि पुलिस ने अयप्पन के बारे में पूछने के लिए फोन किया था और हो सकता है कि वो आज या कल यहाँ पर उसके बारे में पूछताछ करने के लिए आए, इसलिए अपने सभी आदमियों को समझा देना कि अयप्पन के बारे में क्या बोलना है। अब जरूर राकेश और नीतिज दोनों में कोई खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि जिस जगह वो लोग खड़े थे वहाँ पर किसी आदमी की लाश दफनाई गई थी। अब ये लाश अयप्पन की है या फिर किसी और की, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम जैस्मोन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो स्कूल में अपने डॉग टीपू के साथ बैठकर खाना खा रहा था। फिर जब जैस्मोन के दोस्त उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो उसको कुत्ता कुत्ता कहकर चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन जैस्मोन उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद बगल में खेल रहे बच्चों की बॉल जैस्मोन को आकर लग जाती है, जिसके बाद टीपू उस बॉल को मुंह में दबाकर भागने लगता है। फिर वो बच्चे टीपू को रोकने के लिए उसे पत्थर मारते हैं, लेकिन जैसे ही पहला पत्थर टीपू को लगता है, जैस्मोन तुरंत उन बच्चों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। फिर हेडमास्टर वहां पर आकर सारा मामला शांत करते हैं और जैस्मोन को उन बच्चों से अलग कर देते हैं। अब ये जैस्मोन कौन है और इसका इस कहानी से क्या लेना देना है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि सीआई कुरियन और नोबल अज्जी वलिहारी नाम के एक आदमी को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और पूछते हैं कि अम्बिली तुम लोगों के साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था। फिर अज्जी बताता है कि वैसे तो इस कॉन्ट्रैक्ट का अम्बिली के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन अगर देखा जाए तो मिथिलाज इस डील से खुश नहीं था। फिर अज्जी उनको ये भी बताता है कि अंबिली ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक भी रुपया कमीशन नहीं लिया। फिर कुछ देर बाद नोबल को क्राइम ब्रांच से फोन आता है और ऑफिसर उसे बताते हैं कि मिथिलाज ने क्राइम ब्रांच में आकर सरेंडर कर दिया है। अब ये खबर कुरियन और नोबल के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि वो लोग अभी तक जिसको पकड़ने के बारे में सोच रहे थे उसने खुद ही क्राइम ब्रांच जाकर सरेंडर कर दिया था। फिर नोबल सीनियर इंस्पेक्टर मनोज श्रीधरन के पास जाकर हेल्प मांगता है। फिर मनोज बताते हैं कि पिछली रात पेट्रोलिंग के दौरान हमने बेंगलुरु पुलिस के 3 ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया था और उन तीनों ने ही मुझे बताया कि वो यहाँ किसी संदिग्ध को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब मैंने उनकी गाड़ी चेक करनी चाहिए तो वो लोग घबरा गए। फिर चेकिंग के बाद मुझे पता चला कि वो लोग किसी संदिग्ध को पकड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि वो तीनों तो खुद ही संदिग्ध हैं। मुझे उनकी गाड़ी में से 20 लाख की एक बड़ी रकम बरामद हुई और फिर जब मैंने उन पैसों के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि उनमें से 10 लाख मिथिलाज ने दिए थे और बाकी के 10 लाख सीपीओ अंबिली राजू ने। अब अंबिली का नाम सुनते ही नोबल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो किसी से कमीशन लेते ही नहीं थे तो ये 10 लाख जितनी बड़ी रकम उनके पास कहां से आई। अगले सीन में हम देखते हैं सीआई कुरियन मिथिलाज से पूछताछ करने के लिए क्राइम ब्रांच आते हैं, लेकिन मिथिलाज कुरियन को साफ साफ कह देता है कि मुझे अंबिली सर के गायब हो जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर कुरियन उससे पूछते हैं कि तुम उस डील से खुश क्यों नहीं थे। फिर मिथिलाज कुरियन को उन तीनों बेंगलुरु पुलिस वालों के साथ हुई घटना के बारे में बताना शुरू करता है और दूसरी तरफ बेंगलुरु पुलिस ऑफिसर्स खुद नोबल और मनोज को सारी कहानी सुना रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले व्हाइट फील्ड स्टेशन में एक पैसों की हेराफेरी का मामला दर्ज हुआ था। इस केस में 7 संदिग्ध थे, जिनमें से 3 तो बेंगलुरु में ही गिरफ्तार हो गए और 2 लोगों को बाद में पकड़ा गया। फिर उन दोनों ने अपने बचे हुए 2 साथियों के बारे में बताया और ये बात जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि वो बचे हुए दोनों लोग मिथिलाज और अंबिली राजू थे। इसका मतलब अंबिली राजू कभी ईमानदार था ही नहीं। उसने हमेशा ही पुलिस और जनता के सामने ईमानदार होने का दिखावा किया ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। फिर जब बेंगलुरु पुलिस ऑफिसर को इस बात का पता चला कि अंबिली भी एक पुलिस वाला है तो उन्होंने अपना मुंह बंद रखने के लिए अंबिली और मिथिलाज से 10-10 लाख रुपए की डिमांड की। अब अंबिली किसी भी हाल में अपनी कमाई हुई सालों की इज्जत को गंवाना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने फौरन 10 लाख रुपए का इंतजाम करके उन बेंगलुरु पुलिस वालों को मिलने के लिए बुलाया। फिर पैसे देने के बाद अंबिली और उसका साथी नीली गाड़ी में बैठकर पेट्रोल पंप से निकल गए। अब पेट्रोल पंप का नाम सुनते ही नोबल तुरंत प्रवीण को फोन करता है और कहता है कि उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में नीली गाड़ी के बारे में पता लगाओ। अगले सीन में हम देखते हैं केरल पुलिस टीम की तरफ से शेजू डॉग शेल्टर होम में पूछताछ करने के लिए जाता है। फिर राकेश शेजू को बताता है कि अयप्पन पहले भी कई बार अपने गांव में जा चुका है, लेकिन इस बार उसे आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। फिर शेजू राकेश से पूछता है कि क्या अयप्पन पक्का बदल गया है। फिर जवाब में राकेश कहता है कि मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसी फितरत के लोग कब क्या कर जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। अगले सीन में हम प्रवीण को देखते हैं, जिसने उस पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी की सारी डिटेल निकलवा ली थी। फिर प्रवीण नोबल को फोन करके बताता है कि वो गाड़ी एनजी रोड की तरफ गई थी और फिर हाईवे पर पहुंचने के बाद वहां से गायब हो गई। और इसके अलावा उस गाड़ी पर जो स्टिकर चिपका था वो भी फर्जी स्टिकर था, क्योंकि मैंने पता किया है कि उस कार कंपनी ने ऐसी कोई गाड़ी किराए पर दी ही नहीं। फिर सारी बातें सुनने के बाद मनोज नोबल को कहते हैं कि तुम्हें पेट्रोल पंप और हाईवे के आसपास अपने ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहां से पुलिस को कोई सुराग मिल जाए। अब नोबल के आदेश पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स छानबीन करने के लिए भेज दिए जाते हैं, लेकिन पूरी रात इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी एक रोड पर सफाई कर रहे थे तो उनमें से एक महिला को किसी आदमी की कटी हुई उंगली मिलती है। अब ये उंगली किसकी थी ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 4th एपिसोड की शुरुआत जैस्मोन के बचपन से होती है। ये बात तब की है जब जैस्मोन के पिता की मौत हो गई थी, क्योंकि उनके पिता को किसी सांप ने काट लिया था। जैस्मोन उनको देखकर बहुत रोता है, लेकिन उस सांप के कारण कोई भी उसको अपने पिता के करीब नहीं जाने देता। फिर कुछ देर बाद टाइपू वहां पर आता है और बिना डरे उस सांप के पास जाकर उसे भौंकने लगता है। उस दिन जैस्मोन को एहसास होता है कि कुत्ता भले ही बेजुबान हो, लेकिन वो कभी भी अपनी वफादारी दिखाने से पीछे नहीं हटता। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। नोबल और कुरियन रघुवंशी को रिपोर्ट देते हैं कि हमने उस नीली गाड़ी और अंबिली के बारे में काफी सारी डिटेल्स निकलवा ली है। कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज डेटा के मुताबिक अयप्पन ने ही अंबिली को उस नीली गाड़ी के बारे में बताया था और इसके अलावा अंबिली के साथ साथ अयप्पन भी गायब है।
जो कि बेशक कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर कुरियन रघुवंशी को कहता है कि शायद अंबिली ने उन 10 लाख रुपयों का इंतजाम अयप्पन से ही करवाया होगा, क्योंकि अयप्पन पहले भी ऐसी कई बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुका है। फिर कुरियन की बात सुनकर रघुवंशी उन दोनों को ऑर्डर देते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हुई सभी चोरियों के बारे में पता करो और साथ में ये भी पता लगाओ कि उन चोरियों में क्या अयप्पन भी शामिल था। फिर कुरियन और नोबल फौरन उस नीली गाड़ी और अयप्पन को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। अब कुरियन भी ऑफिसर्स की कई सारी टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कई जगहों पर भेजता है ताकि उस नीली गाड़ी के बारे में उन्हें जल्दी से जल्दी कोई जानकारी मिल सके। फिर स्टेशन वापस आने के बाद कुरियन और नोबल अयप्पन की वाइफ चंद्रिका से पूछताछ करते हैं। पहले तो चंद्रिका उन्हें कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जब नोबल उसे कहता है कि हम अयप्पन की कॉल रिकॉर्ड्स और काफी सारी चीजें चेक कर चुके हैं, तो मजबूरन उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ता है। दरअसल जब उस बेंगलुरु पुलिस ऑफिसर्स ने अंबिली को 10 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा तो अंबिली बहुत घबरा गया। फिर काफी सोचने के बाद अंबिली ने अयप्पन से हेल्प मांगी और कहा कि तुम्हें एक बार फिर से अपना पुराना धंधा अपनाना होगा। अब अयप्पन का मन तो नहीं था कि वो अंबिली की हेल्प करे, लेकिन चंद्रिका ने अयप्पन को समझाया कि आज तुम जो भी हो अंबिली की वजह से ही हो, इसलिए अगर उसे हेल्प की जरूरत है तो तुम्हें करनी चाहिए। फिर अयप्पन हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर कुछ समय बाद जब अयप्पन पैसों का इंतजाम कर लेता है तो वो अंबिली से पहले चंद्रिका को फोन करके बताता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो और चंद्रिका ये पैसे लेकर कहीं भाग जाएं। लेकिन चंद्रिका उसे साफ साफ कह देती है कि मैं अंबिली को धोखा नहीं दूंगी। अब चंद्रिका की स्टोरी सुनने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि अयप्पन भी अंबिली के साथ ही शामिल था। तभी कुछ समय बाद पुलिस वालों को उस कटी हुई उंगली की खबर मिलती है, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं थी कि वो उंगली अंबिली की है या फिर किसी और की। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग करने के दौरान वो नीली कार मिल जाती है, लेकिन उस गाड़ी में से लगभग सारे सुराग मिटा दिए गए थे। लेकिन एक बात गौर करने वाली थी कि उस कार के ऊपर काफी सारी धूल जमा थी। इसका मतलब ये कार कई दिनों से यहीं पर खड़ी है। अगले सीन में हम मनोज, नोबल और ऑफिसर अनिकेत को देखते हैं, जो उस कटी हुई उंगली के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो उंगली जिस किसी की भी है, उस आदमी की मौत उंगली कटने से पहले ही हो गई थी और इसके अलावा वो उंगली काफी चकनाचूर हालत में है, जैसे किसी ने उसको काटने से पहले कुचल दिया हो। अब ये बात नोबल को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि अगर वो आदमी पहले ही कुचल कर या किसी और हादसे में मर चुका था तो किसी ने उसकी उंगली क्यों काटी। फिर नोबल सीसीटीवी से उस जगह की फुटेज देखता है जहां से वो उंगली बरामद हुई थी। अब हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी रिकॉर्डिंग में एक भी इंसान उस जगह से नहीं गुजरा, लेकिन तभी नोबल की नजर एक कुत्ते पर पड़ती है जो उसी जगह पर आकर रुक जाता है और फिर कुछ थूक कर वहां से चला जाता है। अब नोबल को समझ आता है कि पुलिस को सीसीटीवी में कोई आदमी उंगली फेंकता हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया। तभी कुछ देर बाद शेजू नोबल को इन्फॉर्म करता है कि मैंने उस नीली गाड़ी की सारी ओरिजिनल डिटेल्स निकलवा ली है। वो गाड़ी किसी आगस्टीन नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसने कुछ दिन पहले ही अपनी कार के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। तभी वहां पर अनिकेत आ जाता है और नोबल को बताता है कि उस डॉग ने ही वहां पर उल्टी करके उस उंगली को निकाला था और ये बात कंफर्म हो गई है। अब एक फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए नोबल को पता चलता है कि वो उंगली कुत्ते को पच नहीं पाई थी और इसीलिए उसने ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर ही उस उंगली को वोमिट करके निकाल दिया। तभी 10 मिनट वाली बात सुनते ही नोबल के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। फिर वो मनोज और अनिकेत को कहता है कि हम उस इलाके के आसपास वाले सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि उंगली उगलने से ठीक 10 मिनट पहले वो डॉग किन किन जगहों से गुजरा था। अब सभी को नोबल का ये आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद वो लोग फौरन सीसीटीवी कैमरा चेक करने के काम में लग जाते हैं। अब ये काम बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो डॉग पिछले 10 मिनटों में सैकड़ों जगह से गुजरा था, लेकिन फिर भी नोबल और बाकी के ऑफिसर्स एक एक फुटेज को जोड़कर फाइनल लोकेशन का पता लगा लेते हैं जहां से उस डॉग ने वो उंगली खाई थी। लास्ट की 2 सीसीटीवी फुटेज में वो डॉग मरुगन रोड से गुजरा था, जिसका मतलब उसने वहीं आसपास के एरिया से ही वो उंगली खाई थी। अब नोबल तुरंत उस जगह का पता लगाने के लिए मरुगन रोड पहुंच जाता है, लेकिन जब नोबल को डॉग की फाइनल लोकेशन मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो जगह कोई घर या फिर जंगल नहीं है, बल्कि एक सेंट्रल स्टेडियम था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 4 खत्म हुआ था, जब नोबल और उसकी टीम सेंट्रल स्टेडियम में जांच करते हैं
तो वहाँ लोगों का कत्ल करने और उसके अलावा कई सारे बड़े इलीगल बिजनेस चल रहे थे। फिर ये बात सनसनी की तरह पूरे शहर में फैल जाती है, जिसके कारण पुलिस की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब एक तो अम्बिली राजू का केस पहले से ही नोबल और बाकी के पुलिस वालों के लिए सरदर्द बना हुआ था, और ऊपर से इस सेंट्रल स्टेडियम का खुलासा होने के कारण पुलिस की इतनी बदनामी होती है कि केरल अब क्राइम के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। फिर छानबीन करने पर पुलिस वालों को वहां पर केवल खून ही नहीं मिलता, बल्कि मांस के कुछ टुकड़े भी मिलते हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि अम्बिली राजू अब तक मर चुका हो। तभी हम देखते हैं कि नोबल और प्रवीण उस नीली कार के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आगस्टीन के पास पहुंच जाते हैं। अब आगस्टीन भी ठहरा एक पुराना मुजरिम, इसलिए नोबल को मन ही मन संदेह हो जाता है कि हो सकता है कि इन सब में आगस्टीन भी शामिल हो। फिर नोबल आगस्टीन से पूछता है कि तुमने अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद एक बार भी उसके बारे में पूछने के लिए नहीं आए कि कार मिली या फिर नहीं। नोबल की बातें सुनकर आगस्टीन घबरा जाता है और फिर वो खुद ही नोबल को सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है। आगस्टीन कहता है कि वो नीली गाड़ी मैंने खुद अयप्पन को दी थी, क्योंकि अयप्पन मेरा पुराना दोस्त है और जब भी उसको जरूरत होती थी वो मेरे ही पास आता था। लेकिन इस बार अयप्पन कुछ बड़ा करने वाला था, लेकिन वो काम क्या था ये मुझे भी नहीं पता। अब सारी बातें सुनने के बाद भी नोबल का सवाल नहीं बदलता। वो आगस्टीन से पूछता है कि तुम गाड़ी के बारे में पता करने के लिए पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए। फिर जवाब में आगस्टीन कहता है कि अयप्पन ने खुद मुझे वो रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा था। उसने मुझे कहा कि तुम बस पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट लिखवा देना, और फिर ऑफिसर्स खुद उस कार को रेलवे स्टेशन से उठाकर तुम्हारे पास ले आएंगे। इसका मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ वो अयप्पन का ही प्लान था। उसने जानबूझकर वो कार स्टेशन के पास खड़ी की ताकि पुलिस उसको ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाए। फिर नोबल ये तय करता है कि वो सबसे पहले उस इंसान से बात करेगा जिससे अयप्पन अक्सर मिला करता था। तभी रात के वक्त नोबल कुरियन के पास फोन करता है और कहता है कि शायद वो डॉग शेल्टर वाले भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए हमें उस एरिया की पुलिस स्टेशन से परमिशन लेकर वहां के इंचार्ज से पूछताछ करनी चाहिए। फिर कुरियन कहता है ठीक है, मैं अभी एसपी से बात कर इंचार्ज को बुला लेता हूँ। फिर नेक्स्ट डे प्रवीण और शेजू सिल्वराज नाम के एक आदमी से पूछताछ करने के लिए सेंट्रल जेल में जाते हैं, क्योंकि सिल्वराज ही वो शख्स है जिससे अयप्पन अक्सर मिला करता था। क्योंकि सिल्वा एक एजेंट है जो चोरी का सारा सामान हाथों हाथ बिकवा देता है। फिर सिल्वा शेजू को बताता है कि अयप्पन मेरे पास कोई पुराना कीमती पत्थर लेकर आया था और उस पत्थर के बदले मैंने उसको एक पार्टी से 15 लाख रुपए दिलवा दिए थे। अब शेजू और प्रवीण को समझ में आ जाता है कि अम्बिली ने पैसों का इंतजाम कहां से किया था। फिर वो दोनों सिल्वा से पूछते हैं कि तुम जेल में रहकर ये सब काम कैसे कर लेते हो, लेकिन सिल्वा कहता है कि अंदर की दुनिया इसी तरह से चलती है, एक आदमी दूसरे को माल बेचता है और दूसरा तीसरे को, और जब तक तुम अपने दम पर इस नेटवर्क को नहीं बना लेते तब तक पावर तुम्हारे पास नहीं आती। अब सिल्वा की बातें सुनने के बाद प्रवीण और शेजू दोनों मन ही मन हंसने लगते हैं, क्योंकि अगर उसने इतना दिमाग किसी अच्छे काम में लगाया होता तो शायद आज उसे जेल की रोटी नहीं खानी पड़ती। अगले सीन में हम राकेश को देखते हैं जो कुरियन के कहने पर पूछताछ के लिए राजी हो गया था। फिर राकेश उन सभी को अयप्पन के साथ हुई घटना के बारे में बताना शुरू करता है। दरअसल एक रात जब नितिज कुत्तों को खाना खिलाने के बाद जब उनका पिंजरा बंद कर रहा था, तभी वो देखता है कि अयप्पन एक पिंजरे में कुछ कर रहा है, और वो पिंजरा किसी और कुत्ते का नहीं बल्कि टेरी का था, जो कुछ समय पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। आपको याद होगा कि म्यूजियम में चोरी करने के बाद जब टेरी ने वहाँ पर काफी बवाल मचा दिया था, तो पुलिस वाले टेरी को कुछ समय के लिए यहाँ पर छोड़ गए थे। अब उनको ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि उस दिन म्यूजियम में चोरी होना और उसके लगभग 1.5 महीने बाद अयप्पन का वो कीमती पत्थर किसी पार्टी को बेचना, ये दोनों बातें ही कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती थी। फिर वो बताता है कि नितिज जब अयप्पन को टेरी की सेल में देखता है तो उसके जाने के बाद वो टेरी के सेल में जाता है और देखता है कि टेरी वहाँ पर मरा पड़ा है। अब टेरी की साधारण मौत होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अयप्पन ने उसका पेड़ फाड़कर उसके चीथड़े उड़ा दिए थे। फिर बाद में जब राकेश वहाँ पर आया तो वो ये सब देखकर घबरा गया, क्योंकि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो सरकार उनका डॉग शेल्टर बंद करवा देगी। राकेश बताता है कि डर के मारे मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, और फिर मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर टेरी की बॉडी को यहीं पर दफना दिया। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद कुरियन राकेश पर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात पुलिस से छुपा कर रखी। अगर राकेश उनको ये सब बात पहले ही बता देता
तो शायद पुलिस वाले अयप्पन को गायब होने से पहले ही पकड़ लेते। तभी कुछ देर बाद अनिकेत वहां पर आ जाता है और कुरियन को कहता है कि स्टेडियम में 2 और लोगों का ब्लड सैंपल मिला है, जिसमें से एक है अयप्पन और दूसरा है अंबिली राजू। फिर अनिकेत की बात सुनकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्टेडियम में ब्लड सैंपल मिलने का मतलब है अंबिली और अयप्पन की मौत। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे अंबिली और अयप्पन जिंदा है या फिर मर गए, और अगर वो मर गए तो उनको किसने मारा। लास्ट एपिसोड में हम मनोज और नोबल को देखते हैं। मनोज अभी भी अयप्पन का ये केस समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उस नीली गाड़ी का मिलना और पुलिस का अयप्पन पर शक करना, ये दोनों ही बातें कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई थी। फिर मनोज नोबल को कहता है कि हम इस केस को केवल एक ही नजरिए से नहीं देख सकते। हो सकता है कि अयप्पन ने वो गाड़ी वहां पर पार्क ही ना की हो, बल्कि किसी और ने अयप्पन को फंसाने के लिए ये सब किया हो, क्योंकि वो मुजरिम अच्छे तरीके से जानता है कि पुलिस ऑगस्टीन को ढूंढकर उससे गाड़ी के बारे में सब कुछ जान लेगी, और अगर वो उस गाड़ी को अयप्पन की बताई हुई जगह पर पार्क कर दे तो सभी को ये लगेगा कि अंबिली के गायब होने में अयप्पन का ही हाथ है। फिर बाद में पुलिस वालों को ना ही अयप्पन मिलेगा और ना ही अंबिली राजू, क्योंकि वो मुजरिम पहले से ही उन दोनों को गायब कर चुका होगा। अब नोबल को भी मनोज की ये सारी बातें सही लगती है, लेकिन अब ये केस और भी ज्यादा उलझ गया था, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि उस मुजरिम की अंबिली और अयप्पन के साथ क्या दुश्मनी थी। तभी अगली सुबह नोबल डॉग स्क्वाड इंचार्ज मुरली के पास टेरी की जानकारी लेने के लिए जाता है। मुरली उन्हें बताता है कि टेरी की हालत काफी समय से ठीक नहीं थी। कुछ समय पहले डॉग स्क्वाड के 2 ऑफिसर्स उसे म्यूजियम लेकर गए, लेकिन वहाँ उसने सब कुछ खराब कर दिया। फिर बाद में जब टेरी की जाँच की गई तो पता चला कि उसे अल्जाइमर है, यानी भूलने की बीमारी। फिर टेरी को डॉग शेल्टर होम भेज दिया गया, और कुछ दिनों बाद वहां से खबर आई कि टेरी अपनी खराब हालत के चलते नहीं रहा। अब मुरली की बातें सुनकर नोबल को ये लग रहा था कि शायद उस म्यूजियम में ही कुछ गड़बड़ हुई थी। फिर नोबल तुरंत ही उस म्यूजियम के सारे फुटेज और वीडियो मंगवाता है। हालांकि वो वीडियो पहले ही डिपार्टमेंट को सौंपे जा चुके थे, लेकिन नोबल अच्छी तरह से जानता है कि वहां पर मौजूद फोटोग्राफर ने इतनी बड़ी घटना की कॉपी जरूर बनाई होगी। फिर पूछने पर फोटोग्राफर बताता है कि मैंने वो फुटेज केवल शेल्टर होम की लेडी डॉक्टर माया को दिखाई थी, क्योंकि उनको यकीन था कि अगर उनको ये पता चल जाए कि टेरी ने वहां पर क्या खाया है तो इससे टेरी का इलाज जल्दी शुरू हो जाएगा। फिर नोबल और कुरियन तुरंत ही माया के पास पूछताछ करने के लिए जाते हैं। फिर माया उनको बताती है कि जब टेरी को मेरे पास लाया गया तब वो अपनी याददाश्त खो चुका था, और इसके अलावा उसके पेट के निचले हिस्से में काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। फिर मैंने टेरी का एक्सरे करवाया और साथ में ये भी पता लगाया कि टेरी किस फैमिली से बिलोंग करता है। फिर कुछ देर बाद जब रिपोर्ट्स आई तो ये दोनों ही किस्से बहुत ही चौंका देने वाले थे। पहली रिपोर्ट के मुताबिक टेरी की मां को भी अल्जाइमर की बीमारी थी, जिसके कारण वो बीमारी टेरी में भी आ गई। और दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक टेरी ने उस म्यूजियम में एक नुकीली पिन और कोई प्राचीन अंगूठी खा ली थी, और हो ना हो अयप्पन भी 15 लाख का जुगाड़ करने के लिए टेरी का पेट फाड़कर वो अंगूठी निकाल कर ले गया। अयप्पन तक ये सारी जानकारी माया के जरिए ही पहुंची थी, क्योंकि अयप्पन कई सालों से उसका ड्राइवर है और माया अयप्पन पर काफी भरोसा भी करती थी, इसीलिए उसने अयप्पन को टेरी की सारी कहानी बता दी। तभी माया की बातें सुनकर कुरियन को उस पर भी शक होने लगता है, क्योंकि हो सकता है कि माया ने ही ये सारी डिटेल्स निकलवा कर खुद उस अंगूठी को टेरी के पेट से निकलवा लिया हो। लेकिन तभी माया उनको कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने टेरी की रिपोर्ट सिर्फ इसलिए निकलवाई थी ताकि ये बात पता चल सके कि उसके पेट में आखिर है क्या। फिर वो सभी ऑफिसर्स माया से बात करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इन दिनों नोबल का डॉग रोबी भी काफी बीमार रहता है, लेकिन नोबल अपनी वाइफ को साफ साफ कह देता है कि इन कुत्तों के लिए तुम इतनी टेंशन मत लिया करो। लेकिन बाद में उसको रोबी पर दया आ जाती है और फिर वो खुद उसके पास जाकर उसे प्यार से सहलाने लगता है। तभी वो गौर करता है कि कुत्ते हमेशा खुश होने पर अपनी पूंछ हिलाते हैं। फिर नेक्स्ट डे नोबल और प्रवीण टेरी के हैंडलर सुधीर से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। सुधीर उन्हें बताता है कि टेरी और हमारे बीच कई सारी यादें जुड़ी है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा टेरी को कोई और ही प्यार करता था, और वो है जैस्मोन। जैस्मोन का नाम सुनकर आपको याद आ गया होगा कि ये वही लड़का है जिसके पिता को सांप ने काट लिया था, और फिर बाद में एक कुत्ते ने आकर उस सांप को भगाया। दरअसल जैस्मोन ही टेरी का दूसरा हैंडलर था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैस्मोन एक सिरफिरा इंसान है जो कब क्या कर जाए किसी को भी नहीं पता। फिर सुधीर नोबल को बताता है कि डॉग्स और हमारी ड्यूटी लगभग 8 सालों की होती है, और अगर एक बार डॉग रिटायर हो जाए
तो समझो हम भी रिटायर हो गए। लेकिन इस बीच हमारे और डॉग्स के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन जाता है और बहुत सारे लोग तो उन डॉग्स को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। फिर सुधीर बताता है कि म्यूजियम वाली घटना के बाद मुझे और जैस्मोन को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। फिर नोबल सुधीर से पूछता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि टेरी की याददाश्त एकदम से चली गई हो। फिर सुधीर कहता है, जी सर, बहुत समय पहले ही जैस्मोन को पता चल गया था कि टेरी अब सब कुछ भूलने लगा है, लेकिन उसने मुझे ये भी कहा कि ये बात किसी को मत बताना। ट्रेनिंग के बाद टेरी वापिस से पहले जैसा हो जाएगा। अब जैस्मोन ठहरा गर्म दिमाग का आदमी, इसलिए सुधीर ने भी उसकी बात मान ली और ये बात किसी को नहीं बताई। फिर सुधीर की बातें सुनने के बाद नोबल तुरंत उससे जैस्मोन का पता पूछता है और फिर कुछ ऑफिसर्स को वहां पर भेज देता है ताकि जैस्मोन को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जैस्मोन का घर कई महीनों से बंद पड़ा था। फिर सुधीर नोबल को बताता है कि जैस्मोन से लगभग हर 2-3 दिन में मेरी बात हो जाती है, लेकिन उसने मुझे हमेशा ही ये कहा कि मैं अपने घर पर हूँ। अब नोबल सुधीर को जैस्मोन के पास फोन लगाने के लिए कहता है। फिर फोन लगाने के बाद जब सुधीर फोन पर थोड़ा हिचकिचाने लगता है तो जैस्मोन समझ जाता है कि जरूर पुलिस को उसके बारे में पता चल गया है। फिर वो तुरंत ही फोन काट देता है। फिर कुछ देर बाद एक ऑफिसर नोबल को फोन करके बताता है कि जैस्मोन के बारे में हमें एक शॉकिंग न्यूज पता चली है और वो न्यूज ये है कि वो अक्सर ही उस स्टेडियम में आता जाता रहता है और हो सकता है कि जैस्मोन ने ही अयप्पन और अंबिली को मार डाला हो। फिर नोबल फौरन एक ऑफिसर को कहकर जैस्मोन का फोन ट्रैक करवाता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि जैस्मोन अभी इसी इलाके में मौजूद है। फिर नोबल और बाकी के ऑफिसर्स तुरंत सुधीर को लेकर वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में सुधीर उन्हें जैस्मोन की कुछ और बातें बताता है। सुधीर बताता है कि एक रात जब मैं और जैस्मोन एक साथ बैठे थे तब उसने टेरी को अडॉप्ट करने की बात कही थी, क्योंकि वो टेरी को लेकर बहुत ही ज्यादा भावुक था और वो नहीं चाहता था कि एक बीमारी के चलते वो और टेरी अलग हो जाएं। फिर अगली सुबह जैस्मोन इस बारे में मुरली से भी बात करता है, लेकिन मुरली उसको सलाह देता है कि तुम्हें उस डॉग को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेरी इस वक्त जिस हालत में है उसकी देखरेख करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर जैस्मोन मुरली के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगता है और उसको अपना बचपन का किस्सा सुनाने लगता है। वो बताता है कि एक बार मेरे पिताजी नशे की हालत में एक सड़क के कुत्ते को अपने घर ले आए। हमने उस कुत्ते का नाम टाइपू रखा। वो मेरे साथ ही खेलता और खाना खाता। हम दोनों खूब मजे करते थे। फिर एक दिन मेरे पिताजी ने देखा कि जंगल के लोग सांप को भगाने के लिए उसको पत्थर मार रहे हैं। फिर उन्होंने उस सांप को बचाने के लिए उसको उठा लिया और फिर उसको दूध पिलाकर अपने साथ ले जाने लगे ताकि उसको एक सेफ जगह पर छोड़ा जा सके। लेकिन तभी उस सांप ने झटपटाकर उनको काट लिया, जिसके बाद मेरे पिताजी की मौत हो गई। उस समय वहां पर खड़े लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके पास जाकर उस सांप को हटा सके, लेकिन तभी वहां पर टाइपू आ गया और बिना डरे सांप पर भौंकने लगा। फिर वो बताता है कि काफी कोशिशें करने के बाद भी जैस्मोन टेरी को अडॉप्ट नहीं कर पाता, लेकिन जब एक दिन उसको खबर मिलती है कि डॉग शेल्टर होम में टेरी मारा गया तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब जैस्मोन ये जानना चाहता था कि टेरी आखिर मरा कैसे। फिर वो इस बारे में डॉक्टर माया से बात करता है। फिर माया जैस्मोन के दर्द को समझते हुए उसको बता देती है कि टेरी को यहाँ के ड्राइवर अयप्पन ने ही मारा है। फिर दुख से भरा हुआ जैस्मोन टेरी की कब्र के पास जाकर रोने लगता है और उसी वक्त वो मन ही मन ठान लेता है कि वो अयप्पन को सबक सिखा कर रहेगा। अब आपको सारी बातें शीशे की तरह साफ हो गई होगी कि जैस्मोन ने टेरी का बदला लेने के लिए अयप्पन को टारगेट किया, क्योंकि उसने एक कीमती अंगूठी के लालच में टेरी को मार डाला था। और फिर जब उसको पता चला कि अयप्पन वो अंगूठी बेचकर पैसों का जुगाड़ अंबिली के लिए कर रहा था तो उसने अंबिली को भी मार डाला। फिर जैस्मोन की लोकेशन पता करने के बाद सभी पुलिस वाले जैस्मोन के किराए पर लिए हुए घर में पहुंच जाते हैं। उस वक्त वहां पर लाइट नहीं थी, इसलिए नोबल टॉर्च की हेल्प से सुराग ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको जैस्मोन पंखे से लटका हुआ मिलता है। इसका मतलब उसने पुलिस के आने से पहले ही खुद को मार डाला। फिर छानबीन करने पर पुलिस वालों को वहां पर खून के धब्बे और कई सारे और सुराग भी मिलते हैं, जिनसे जैस्मोन का गुनाह साफ साफ जाहिर हो रहा था। फिर लाइट आने के बाद पंखा चलने लगता है, जिससे पंखे पर लटकी जैस्मोन की लाश घूमने लगती है। तभी नोबल के दिमाग में एक बात आती है कि अगर पंखे का स्विच खुला हुआ है तो जैस्मोन ने उसमें रस्सी कैसे बांधी। फिर नोबल समझ जाता है कि जैस्मोन ने लाइट जाने के बाद ही पंखे पर रस्सी बांधी थी। इसका मतलब हो सकता है कि अभी भी वो जिंदा हो। फिर नोबल फौरन जैस्मोन के पैर पकड़कर उसको ऊपर उठाता है और फिर पुलिस वाले मिलकर उसको बचा लेते हैं। फिर जैस्मोन का इलाज करवाने के लिए उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इलाज पूरा हो जाने के बाद भी
जैस्मोन कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि लटकने के कारण जैस्मोन की आवाज चली गई थी और पुलिस वालों को उससे जो बयान चाहिए था वो भी उन्हें नहीं मिल पाता। फिर मजबूरन सभी ऑफिसर्स ये तय करते हैं कि वे लोग इस केस को सॉल्व बताकर खुद ही बाकी के सुराग जैस्मोन के घर पर रख देंगे। अब पुलिस वाले काफी हद तक अपनी मंजिल के करीब थे क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जो चीजें वो सोच रहे हैं असल में भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन जैस्मोन के बयान के बिना ये बात कंफर्म ही नहीं की जा सकती। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं नोबल जैस्मोन को उसी स्टेडियम के पास लेकर जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी कुत्ते उसको देखकर पूंछ हिलाने लगते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये था कि जैस्मोन हर रोज यहाँ पर आया करता था और साथ में कुत्तों के खाने के लिए कुछ सामान भी लाया करता था और हो ना हो अम्बिली और अयप्पन को भी इसी ने मारा है। और इसी के साथ केरल क्राइम फाइल सीजन 2 की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस सीरीज में जैस्मोन ने अम्बिली को जो सजा दी वो बहुत ही गलत थी क्योंकि सजा देने का हक केवल कानून को है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय।